हेलो फ्रेंड्स, आई एम इकोनॉमिस्ट अवशेष सर और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अवशेष इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो पिछली वीडियो जो मैं बताया था एक्सचेंज रेट के बारे में, उसमें मैं एक थ्योरी पढ़ाया था जो मिंट पैरिटी थ्योरी है। अब उसके बाद ये सेकंड थ्योरी है जो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ थ्योरी शुरू करने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे शेयर करिए और उसका नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लीजिए और उसका बेल आइकन भी चालू कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आपको मैं जो कंटेंट जो बनाता हूँ वो काफ़ी अच्छे से तैयार करके और उसको सरल से सरल तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को वो जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एनटीए यूजीसी नेट की हो, चाहे वो किसी हायर एजुकेशन की हो या फिर पीजीटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर ये थ्योरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कहीं भी आता है या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो जहां कहीं भी आपका आएगा ये इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन, तो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं आपका कोई भी टॉपिक इससे छूटने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा चीज जो मैं पढ़ाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने थ्योरी को जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ। और आज का जो ये थ्योरी है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने के लास्ट में, देखने के बाद जब आपको ये समझ में आ जाए नहीं थ्योरी क्या कहती है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं दिया हूँ और मेरा दावा है कि 99% जो स्टूडेंट्स है इकोनॉमिक्स के वो नहीं हल कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप अगर ये सोचते हैं कि आप हल कर लेंगे तो आप हल करके दिखाइएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ थ्योरी पर। आपको मैं, चलिए, ये इसका नाम है, सेकंड थ्योरी है ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, इसके नाम से जाना जाता है। ये किसने दिया था? ये कई बार क्वेश्चन एनटीए में भी, एनटीए नेट में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, ये दिया किसने है? तो ये आपको बता दूं, गुस्ताव कासेल ने दिया है। कब दिया था? 1920s में, यानी 1920 में इसे दिया था। आप इसको ये चीजें याद रखिएगा क्योंकि ये पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी किसने दिया था और कब दिया था। ये दो क्वेश्चन मैं नेट में भी देखा हूं और पीजीटी के एग्जामों में भी देखा हूं। अब इसको, ये है क्या चीज? सबसे पहली चीज कि ये कोई भी चीज जानने से पहले ये समझना चाहिए है क्या, कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या कहती है। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि ये क्या कहती है? परचेजिंग पावर क्या कहती है? परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी थ्योरी यानी सिद्धांत, जो खरीदने की जो शक्ति है एक पैरिटी की, यानी एक देश की मुद्रा की जो खरीदने की शक्ति है वो दूसरे देश की मुद्रा की उतनी ही वस्तु खरीदने की शक्ति के बराबर अगर जो एक्सचेंज रेट निर्धारित होगा उसी के हिसाब से ये चलेगा। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। यहां तक आपको समझ में आया कि ये किसने दिया है? ये गुस्ताव कासेल ने दिया है 1920 में। he determines he determines the exchange rate between the countries, और ये उस कंट्रीज के बीच के डिटर्मिनेंट्स की बात करता है जहां इनकन्वर्टिबल हो, उनका जो करेंसीज हो, पेपर करेंसी इनकन्वर्टिबल हो यानी एक दूसरे में बदलता न हो, ऐसे करेंसीज की कल्पना वो किए हैं परचेजिंग पावर पैरिटी यानी गुस्ताव कासेल ने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या कहता है? This theory states that the equilibrium exchange rate between the two इनकन्वर्टिबल करेंसीज यानी ऐसी करेंसी जो एक दूसरे में डायरेक्टली एक्सचेंजेबल नहीं है, डायरेक्ट वो बदल नहीं सकती, वो एक दूसरे में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकती। जैसे आपको मैं पिछले जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको सब्सक्रिप्शन में जोड़ दूंगा। तो वहां पर उसने बताया कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसीज थी और उस पर क्या होता था, एक जो करेंसी होती थी वो दूसरे करेंसी में डायरेक्ट कन्वर्टिबल होती थी।
लेकिन गुस्ताव कौशल ने देखा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब 1971 में आप कह सकते हैं, जब गोल्ड स्टैंडर्ड जो थ्योरी थी 15 अगस्त 1971 को, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और सब उसमें काफी ज्यादा कुरीतियां पैदा हो गई थी, काफी ज्यादा उसमें जो एरर्स आ गए थे उसको लोगों ने त्याग दिया। तब लोगों की अपनी करेंसी अपने में कन्वर्टिबल नहीं रह गई पूरी तरह से। तो वही उसके बाद ये ऐसी उसी तरह से ये थ्योरी जो है वो उसी पर है, यानी ऐसी थ्योरी ये ऐसी करेंसीज की कल्पना करता है जो एक दूसरे में कन्वर्टिबल नहीं हो। ये आप समझ के चलिए। अब देखिए ये क्या होता है, डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइंस करता है, उनके बीच एक्सचेंज रेट, इक्वालिटी ऑफ, ये मैं आपको डिलीट कर दूं पहले, ये जो एरर काफी ज्यादा आ गए हैं, इसमें जो लाइनें हैं इसको इरेज कर दूं। तो इसमें क्या बताया गया है, ऐसी करेंसीज की कल्पना किया गया है जो एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसीज में कन्वर्टिबल न हो, यानी इनकन्वर्टिबल करेंसीज के बारे में यहाँ पर गुस्ताव कौशल जी बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर मैं आप सबको दिखाता हूँ, द इक्वालिटी ऑफ द रिलेटिव चेंजेस इन द रिलेटिव प्राइजेस इन द टू कंट्रीज। यानी रिलेटिव चेंजेस क्या होता है, यानी जहां सप्लाई और डिमांड के माध्यम से एक देश की मुद्रा, एक देश का जो मुद्रा है वो प्राइस निर्धारित करती है, यानी उसके डिमांड और सप्लाई के माध्यम से, यानी वस्तुओं के डिमांड और सप्लाई के माध्यम से वस्तुओं का जो वो उसका जो कीमत निर्धारित होता है उसको कहा जाता है रिलेटिव प्राइस। क्या कहा जाता है इसको, रिलेटिव प्राइस। और जब वहीं पर अगर डिमांड और सप्लाई न होकर किसी दूसरे माध्यम से अगर उसका एक निश्चित मात्रा अगर निर्धारित कर दिया जाए, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ए कोई वस्तु है, अब ये 20 रुपए के बराबर मिल रहा है, मान लीजिए कितने रुपए, 20 रुपए के बराबर। तो ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी एक कोई वस्तु है उसका 20 रुपए जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। कहने का मतलब उसके सप्लाई और डिमांड पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उसका किसी दूसरे से रिलेशन नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ रिलेटिव प्राइस का मतलब ही होता है डिमांड और सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई का जो बात आता है वहां पर आप कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई की बात होने लगे और उसका किसी वस्तु का जो उसका कीमत है, वो प्राइस है, वो डिमांड और सप्लाई के माध्यम से जब निर्धारित हो तो उसको कहते हैं रिलेटिव प्राइस। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्राइस क्या होता है, यानी गुस्ताव कौशल जी ने यहाँ पर रिलेटिव प्राइस की बात की है। और यहाँ पर उन्होंने एब्सोल्यूट प्राइस की भी बात की है, बताए हैं, लेकिन ये क्यों नहीं इसमें अथवा किया जाता, मैं बता दूं कि इसका कुछ रीजन है जिसकी वजह से सभी अर्थशास्त्री जो हैं वो एक एब्सोल्यूट वर्जन का नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि रिलेटिव वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये दो प्रकार की है, दो वर्जन है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वर्जन है। द एब्सोल्यूट वर्जन, जिसका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो फार्मूला है दिया गया है, इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहेंगे। ये प्राइस इंडेक्स है, ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, ये इसका है। और ये फार्मूला एब्सोल्यूट वर्जन का है, जबकि रिलेटिव प्राइस जो होता है डिमांड और सप्लाई पर निर्धारित होता है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूं और ये दिखाने का प्रयास करता हूं कि कैसे ये थ्योरी कार्य करती है। वास्तव में ये थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बताया था वही जो उसमें बताया कि RAB क्या होगा, AB यानी एक देश A और एक देश B दोनों के बीच जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इसके बारे में बताता है। और A एक कंट्री है, B एक कंट्री है, B क्या है, प्राइस इंडेक्स है, चाहे वो A देश की बात की जाए या B देश की बात की जाए। अब यहाँ पर लिखा गया है, देखिए मैं हाईलाइट कर दिया इसको कि दिस वर्जन इज नॉट यूज्ड, ये वर्जन यूज नहीं किया जाता, नहीं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू वर्जन है वो क्या किया जाता है, वो यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कुछ वजह है। इसका जो वजह है, जो कारण है, यहां पर आप देख सकते हैं इसका क्या कारण है। इसका कारण
अर्थशास्त्रियों ने बताया कि बिकॉज इट इग्नोर्स द ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होता है? यातायात जो लागत आती है, यानी एक देश से दूसरे देश जो वस्तुओं का आवागमन होता है उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आता है, उसको इग्नोर्स करता है। एंड अदर फैक्टर्स, और दूसरे फैक्टर्स को भी इग्नोर करता है, विच हिंडर्स ट्रेड, जो ट्रेड को बाधित करते हैं, यानी जो ट्रेड को रोकते हैं, ऐसे अदर फैक्टर्स को वो इसमें एक्सप्लेन नहीं करता। इसलिए भी ये अदर जो इकोनॉमिस्ट है इसको इग्नोर कर, यानी इसको नहीं यूज करते हैं। नॉन ट्रेड गुड्स के बारे में, कैपिटल फ्लोज के बारे में, या रियल परचेजिंग पावर के बारे में ये नहीं बताता है, ये नॉमिनल परचेजिंग पावर के बारे में बताता है। इसलिए जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि जो रिलेटिव वर्जन है उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसी को ज्यादा वो इसमें मानते हैं। इसीलिए जो इकोनॉमिस्ट हैं देयर फॉर यूज द रिलेटिव वर्जन, इसीलिए वो क्या करते हैं? रिलेटिव वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, द थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन बाय द एग्जांपल। चलिए आपको एग्जांपल के थ्रू में समझाना चाहता हूं कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी यानी पीपी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, कई एग्जामों में ऐसा आएगा कि पीपीपी थ्योरी किसने दिया था। तो पीपीपी थ्योरी अगर कहा जाए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये गुस्टाव कॉसल ने 1920 में दिया था। तो वहां पर पीपीपी कहने का मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये पीपीपी थ्योरी कौन सा है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है जब आप पहली बार पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, जो एक्सचेंज रेट की थ्योरी है, आपको याद आना चाहिए। अब यहाँ पर चलिए आप देखते हैं, सपोज मान लीजिए कि इंडिया एंड इंग्लैंड आर द इनकन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड, यानी भारत और इंग्लैंड का जो करेंसी है वो कैसा है? इनकन्वर्टेबल है, यानी एक देश से दूसरे देश, एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में पूरी तरह से कन्वर्टेबल या कन्वर्टेबल नहीं है। बाय एक्सपेंडिंग 60 रुपीज द सेम बंडल ऑफ द गुड्स कैन बी परचेज्ड इन इंडिया एज कैन बी बॉट बाय द स्पेंडिंग $1 इन इंग्लैंड। यानी कहने का मतलब ये है कि 60 रुपये का कोई एक सेम बंडल वस्तु कैन बी परचेज खरीदी जा सकती है इन इंडिया, इंडिया में वो खरीदी जा सकती है, एज कैन बी बॉट, क्या किया जाता है, और वही वस्तु जब वो इंग्लैंड में खरीदी जा रही है वो एक पाउंड के बराबर खरीदी जा रही है। यानी जो वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई ए वस्तु है, मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए एक बुक है, यहां पर आप उस बुक को ले लीजिए, एक बुक है, ये बुक हो गया, इसका जो है इंग्लैंड में जो इंडिया में प्राइस है वो है 60 रुपीज। कितना है? 60 रुपीज। जबकि वहीं पर दूसरे देश इंग्लैंड में, देखिए स्पेलिंग ध्यान मत दीजिएगा, वो राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है, फिर भी समझिए कि आप यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये 60 रुपीज है, ये क्या है? 60 रुपीज है, ये $1 है। डॉलर का साइन थोड़ा सा गड़बड़ हो तो देखिएगा। तो यहां पर जो बुक की प्राइस है वो यहां पर खरीदने पर 60 रुपीज में मिल रहा है, जबकि वही 60 रुपीज का जो कीमत है अगर इंग्लैंड में देखा जाए तो वही बुक हम $1 स्पेंड करके खरीद सकते, यानी खरीद रहे हैं, यानी खरीद सकते हैं। $1 खरीद कर $1 में वही बुक खरीद पा रहे हैं, जबकि वही इंडिया में कोई व्यक्ति अगर खरीद रहा है उसको 60 रुपीज उसी बुक के लिए देना पड़ रहा है। तो यहां पर कहा जा सकता है कि यही उनके बीच क्या होगा? एक्सचेंज रेट निर्धारित हो गया। कि यही देखिए यहां पर आपको दिखाऊं मैं, इसको इरेज कर दूं पहले आपको, ताकि समझने में आसानी हो। यहां पर देखिए कि यहीं पर मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, यहीं पर, यहां देखिए तो एक्सचेंज रेट क्या निर्धारित होगा, देखिए
thus according to the PPT theory the rate of exchange will be 60 rupees इक्वल टू $1, यानी ये 60 रुपए बराबर $1 उसकी कीमत होगी हमारे 60 रुपए का। यानी एक्सचेंज रेट किस पर निर्धारित करेगा? परचेजिंग पावर पर। यानी हमारे देश की जो करेंसी है वो कितना, उसी एक बंडल को कितने में खरीद ले रही है, और वही अगर डॉलर में पाउंड में खरीदा जाए तो वो कितने में खरीदा जा रहा है। कि बार बार मैं डॉलर बोल दे रहा हूं लेकिन ये पाउंड, यानी याद रखिएगा इंग्लैंड की बात हो रही है, तो इंग्लैंड की जो रुपी है वहां का पाउंड चलता है। चलिए मैं आपको अगले स्लाइड पे लेकर चलता हूं। अगर क्या हो कि ओवर वैल्यूएशन, अगर पीपी थ्योरी में ये बात आ जाए कि ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन कब होता है, यानी इसका दो कंडीशन हो सकता है कि अगर ये हमारा जो रेट है, प्राइस लेवल है, वो दोनों देशों में समान रहे। देखिए, इफ द प्राइस लेवल्स इन टू कंट्रीज रिमेन द सेम, अगर प्राइस लेवल कहने का मतलब वो रिलेटिव प्राइस की बात कही जा रही है, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों देशों में स्थिर रहे। दोनों देशों में प्राइस, दोनों यानी वस्तुओं का जो प्राइस है वो उसका डिमांड और सप्लाई के माध्यम से वो एक निश्चित मात्रा में वो उसी तरह रहे जैसे कि पहले थी। लेकिन एक्सचेंज रेट, यहां पर एक्सचेंज रेट 50 रुपीज बराबर $1 हो जाए, सॉरी पाउंड, 50 रुपीज बराबर 1 पाउंड हो जाए। तो यहां पर कहने का मतलब कि 1 पाउंड में वो 50 रुपी खर्च करके 50 रुपी जितनी वस्तुओं का खरीद रहा है, वही वस्तु 1 पाउंड में खरीदा जा रहा है इंग्लैंड में। जबकि इसके पहले का जो था वो 60 रुपीज था। कितना था? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद समझ में रहे कि यहां पर अगर मैं लिख दूं कि 60 बराबर 1 पाउंड, इसका मान ली स्थिर है, ये क्या है? प्राइस स्थिर है। लेकिन यहां पर 60 की जगह अब 50 रुपीज ही देकर 1 पाउंड के बराबर वो वस्तुएं खरीद पा रहा है। तो कहने का मतलब जो हमारे देश की जो रुपी है वो ओवर वैल्यूएटेड हो गई है। हमारी देश की जो रुपी है, देखिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ द रुपी, यानी हमारे देश की रुपी ओवर वैल्यूएटेड हो गई है। इसको बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि इसी से आगे मैं क्वेश्चन दिया हूं जिसको आपको हल करना है, और हल करने के बाद तब देखते हैं कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पर बना है। दिस विल इंकरेज इंपोर्ट्स, यानी जब हमारे देश की करेंसी की खरीदने की शक्ति यानी परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाता है तो हम अक्सर इंपोर्ट करने लगते हैं, यानी इंपोर्ट ज्यादा करती हैं और हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है। एक्सपोर्ट जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, डिस्करेज होता है, जबकि वहीं पर इंपोर्ट्स इंकरेज होता है। इंपोर्ट्स इंकरेज होता है क्यों? क्योंकि अगर आप समझिए कि जो यहाँ पर 10 रुपए हमारा बचा है, क्योंकि 60 रुपीज बराबर $1 हम खरीद पा रहे थे, लेकिन 50 रुपीज देकर ही $1 हम खरीद ले रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि 50 रुपीज अगर 60 में से 50 घटा दिया जाए, देखिए यहां पर समझने के लिए, तो आपका 10 रुपीज बच रहा है। जो वस्तुएं आपके 10 रुपीज, यहां पर देखिए 10 रुपीज, यानी ये जो 10 रुपए आपका बच रहा है, अब इसको आप क्या करेंगे? ये आप फॉरेन से फिर वस्तुओं का परचेज करेंगे। तो जब फॉरेन की वस्तुएं आप परचेज करेंगे या डिमांड करेंगे तो होगा क्या कि आपका इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट घटेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट तो आप बराबर उतने ही कर रहे हैं जितना पहले करते थे अगर देखा जाए, लेकिन इंपोर्ट आपका बढ़ गया। तो इंपोर्ट की तुलना में अगर देखा जाए कंपेरेटिवली, तो आपका एक्सपोर्ट जो है वो घट गया है। अब लेकिन अगर यहीं पर दूसरा कंडीशन आ जाए, अगर ये तो पहला कंडीशन था ओवर वैल्यूएशन ऑफ रुपीज, लेकिन अगर ऐसा न हो और इसके विपरीत स्थितियां बने, यानी ये 60 रुपीज के बराबर तो था ही, लेकिन अगर स्थितियां कुछ अलग बन जाए, जैसे मैं दिखा रहा हूं कि अगर ये 60 रुपीज यहां फिक्स था कि 60 रुपीज बराबर कितना
1 पाउंड। चलिए मैं पाउंड का यहां पर बना देता हूं साइन, और ये रुपीज आपको समझ लीजिएगा, RS लिख दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए अगर यहां पर 70 रुपीज देकर $1 1 पाउंड खरीदा जा रहा है, यानी इसका एक्सचेंज रेट अगर बदल जाए, और जबकि प्राइस जो है, प्राइस लेवल वो दोनों देशों में समान है, लेकिन एक्सचेंज रेट बदल कर ये 70 रुपए बराबर 1 पाउंड हो जाए, तो यहां पर देखिए ये ज्यादा पैसे देकर वो 1 पाउंड खरीद पा रहा है। यानी ज्यादा पैसे जब ये ज्यादा पैसे देकर 1 पाउंड खरीदेगा, तो हमारे देश की रूपी हो गई अंडर वैल्यूएटेड होगी, यानी हमारे देश की रूपी का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। कम हुआ तभी तो हमें ज्यादा रुपए देकर 1 पाउंड खरीदने के लिए तत्पर होना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो 60 में ही ले लेते। तो ये 10 रुपए जब हमारा कम हो जा रहा है जो हम पहले से करते थे, तो हमारा इसका विपरीत स्थितियां होगी जो पहले था। यानी अब देखिए इंपोर्ट जो होगा वो क्या होगा, वो डिस्करेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा 10 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है हर समय। तो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो हमारे देश की मतलब उतना ही रुपया अवेलेबल है ना जितना पहले था। तो हमारे देश का जो इंपोर्ट होगा वो हम कम करेंगे, और एक्सपोर्ट जो होगा वो हम ज्यादा करेंगे। तो अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इनकरेज होगा, यानी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि अब जो वहां के पाउंड है, यानी इंग्लैंड के जो पाउंड है उसका जब कीमत बढ़ेगा रुपीस की तुलना में, तो वहां के लोग इंपोर्ट करेंगे ज्यादा। तो वहां के जिस देश की वैल्यू ज्यादा होती है, जिस देश की रुपीस की वैल्यू ज्यादा होती है, या रुपीस की वैल्यू ज्यादा होती है, उस देश के लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो उनके देश की वस्तु, जो उनके देश की जो रुपी है उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, तो उससे वो अधिक वस्तुएं खरीद पाते हैं, इसलिए वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वही तो उनके देश का इंपोर्ट है। तो इस तरह ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, मेन यही था समझने वाला चीज कि कैसे ये कार्य करती है। अब दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि आपका जो ये थ्योरी है ये काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और न समझ में अगर कोई चीज आया हो तो आप इसको कमेंट करिएगा, और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया हूं आगे अगले स्लाइड में, वो मैं आपको शो करने जा रहा हूं, और उस पर मैं तभी वीडियो बनाऊंगा जब उस पर 100 कमेंट्स होंगे। और आपका आंसर देखते हैं कितने लोग, इतने जो इकोनॉमिस्ट पढ़ने वाले, जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कितने लोग हमारे क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे एक अर्थशास्त्री हैं, तो आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ सवाल दिया हूं जो इसके यही पीपीपी थ्योरी के कुछ जो अजम्पशंस हैं उसको मैं क्या किया हूं, उसको वेरिएट किया हूं, उसको हटा दिया। देखिए यहाँ पर देखिए इंग्लैंड में प्राइस लेवल तो ठीक है, इंग्लैंड में जो प्राइस लेवल है वो रिमेन है सेम, वो तो सेम बचा है। लेकिन अगर प्राइस लेवल इंडिया में बढ़ जाए, इंडिया में जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाए, तब क्या स्थिति होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे एक्सचेंज रेट पर, यानी हमारे और इंग्लैंड के बीच एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट पर इंडिया के क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, अगर इंडिया में प्राइस लेवल फॉल हो जाए तब हमारे एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूं कि 90% स्टूडेंट्स जो होंगे इकोनॉमिक्स के, मैं बता रहा हूं इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। चारों क्वेश्चन का आप सही जवाब, हो सकता है आपका एक सही हो, दो नहीं सही हो सकता है किसी का 2 सही हो, किसी का 3 सही हो, किसी का 4 भी सही हो सकता है, लेकिन मेरा जो दावा है वो ये है कि 99% इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका सही पूरा जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप दे सकते हैं तो आप हमें कमेंट्स करिएगा, और
और हमें आंसर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका जवाब मुझे देना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर आप इसको एक्सप्लेन करके हमें बताइए कि ये कैसे कार्य करेगा। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।